एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी को करने वाले हैं। सीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सिलेबस है उसका जो एक टॉपिक है, सारे टॉपिक को एक एक करके करने वाले हैं। उसी सीरीज में आज हमारा ये जो टॉपिक है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का होने वाला है। इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1 हो चुका है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाइए और चैनल पे देखिए, जो सीरीज बना हुआ है सीडीपी का, उस पे इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 1 मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस वीडियो को, जो सीडीपी का सीरीज है, उसके सारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक करके आप 1 बाय 1 देखें और वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो एक मिस कॉन्सेप्ट के रूप में बन जाए, ताकि आप जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को आधा देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, जिससे कि आपका दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है, जो एग्जाम में जाकर आपका कंफ्यूजन बना रहता है, आपको ऑप्शन टिक करने में परेशानी होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो टर्म है उसको भी आप जान सके कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इस टर्म को कब यूज करना है, किस टर्म को कहाँ पे यूज करना है, वो आप जान सके और एग्जाम में आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाए। आप एक सही टर्म जान पाएंगे तो आप सही ऑप्शन पे भी पहुंच जाएंगे। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप अगर टर्म को जान जाते हैं तो आप सही ऑप्शन पर पहुंच पाएंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और जिधर भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। Question number 1. A child from a tribal community understands concepts well but struggles because the classroom language is different from the child's home language. What should the teachers do first? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक आदिवासी समुदाय का बच्चा है, वो अवधारणा जो है उसको तो समझता है, लेकिन कक्षा की जो भाषा है और घर की भाषा, वो दोनों अलग होने के कारण वो कुछ कठिनाई महसूस करता है। तो शिक्षक को सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए में है कि बच्चे को केवल विद्यालय की भाषा बोलने के लिए कहना, कि बच्चे को अगर हम केवल विद्यालय की भाषा कहने के लिए अगर बोलेंगे तो उस पे अननेसेसरी जो है वो प्रेशर पड़ेगा और लर्निंग डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा, जिससे जो लर्निंग होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है घर की भाषा का सहयोग, चित्र, सहपाठी सहयोग और धीरे धीरे भाषा सेतु का प्रयोग करना। जब हम घर की भाषा का सहयोग लेंगे, चित्र का सहयोग लेंगे या फिर सहपाठी का सहयोग लेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो भाषा को समझने लगेगा। ये जो है ये मेथड सबसे इंक्लूसिव अप्रोच है, क्योंकि इसमें जो है जो चिल्ड्रन है उसका होम लैंग्वेज जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। होम लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, जिससे धीरे धीरे बच्चे को स्कूल का लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। मतलब होम लैंग्वेज के साथ साथ बच्चे को स्कूल का लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो जो लर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये ऑप्शन सी देखते हैं, बच्चे को अस्थायी रूप से अलग उपचारात्मक कक्षा में भेजना। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक परमानेंट सेपरेशन है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी देखेंगे, बच्चे को धीमी गति के सीखने वाला मान लेना। हम किसी भी बच्चे को धीमी गति से सीखने वाला नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि वो जो लैंग्वेज बैरियर है इससे वो धीमी गति से सीख रहा है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कि हम जो बच्चा है उसके होम लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेंगे और जो विजुअल्स है या फिर पीयर हेल्प है उसके थ्रू जो लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे होम लैंग्वेज के थ्रू जो स्कूल का लैंग्वेज है उसको सिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूज होम लैंग्वेज सपोर्ट्स
visual peer helps and gradual language bridging। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि a student stammer while answering, some classmates laugh, what is the most inclusive teacher response? एक विद्यार्थी है जो उत्तर देते समय थोड़ा थोड़ा हकलाता है, कुछ सहपाठी हैं उसको देख के हंसते हैं, तो शिक्षक का जो सबसे समावेशी प्रतिक्रिया है वो क्या होना चाहिए? हम एक एक करके चार ऑप्शन को देखेंगे, इसमें से कौन सबसे अच्छा है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों से मौखिक उत्तर ना देने को कहना। इससे अगर हम विद्यार्थी को कहेंगे कि आप मौखिक उत्तर ना दे, इससे जो है उसका कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन दोनों कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा एंड पार्टिसिपेशन भी कम हो जाएगा। पार्टिसिपेशन भी कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है कि पूरी कक्षा को सम्मानपूर्वक सुनने के लिए कहना और विद्यार्थी को पर्याप्त समय देना। टीचर को एक रिस्पेक्टफुल क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट को प्रेशर फ्री फील करे, कोई प्रेशर ना हो उस पे, प्रेशर फ्री फील करे, तभी जो है बच्चा अच्छे से सही से आंसर दे पाएगा, उसको कोई डर नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही थोड़ा ठीक लग रहा है। हम बाकी दो ऑप्शन भी देखेंगे, उसमें से सबसे बेस्ट जो है उसको देखते हैं। ऑप्शन सी में है सबके सामने बार बार उसकी वाणी सुधारना। अगर हम पब्लिक करेक्शन करेंगे तो पब्लिक करेक्शन से बच्चे में एम्बेरसमेंट हो जाएगा, एम्बेरसमेंट फील होगा और इसके साथ साथ उससे एंजाइटी भी लगने लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगने लगेगा, एंजाइटी होगा। तो ये सही आंसर नहीं होगा। तो हम अगर बार बार पब्लिक प्लेस पे उसको सुधारेंगे तो उससे बच्चे को शर्म टाइप का लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसको तनाव भी महसूस होगा। ऑप्शन डी में है हर बार किसी दूसरे विद्यार्थी से उत्तर दिलवाना। अगर हम बार बार किसी दूसरे विद्यार्थी से आंसर दिलवाएंगे तो इससे जो चिल्ड्रन है वो ग्रेजुअली जो पार्टिसिपेशन है उससे दूर होता जाएगा, उसका पार्टिसिपेशन से दूर हो जाएगा, पार्टिसिपेशन से वो अपने आप को दूर भागता जाएगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि पूरी कक्षा को सम्मानपूर्वक सुनने के लिए कहना और विद्यार्थी को पर्याप्त समय देना जिससे वो प्रेशर फ्री फील हो, प्रेशर फ्री फील करे और आंसर जो है उसको सही से दे पाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक दीर्घकालिक बीमारी वाला बच्चा अक्सर विद्यालय नहीं आ पाता है क्योंकि वो बहुत दिन से लंबी बीमारी है तो वो स्कूल नहीं आ पाता है, लेकिन सहयोग मिलने पर कार्य पूरा कर लेता है। विद्यालय को क्या करना चाहिए? लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो वो अपना काम पूरा कर लेता है। तो इससे विद्यालय है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है बच्चे को अनियमित मानकर शैक्षिक सहयोग बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो चिल्ड्रन है उसका लर्निंग लॉस की तरफ चला जाएगा, लर्निंग लॉस हो जाएगा उसका। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में है लचीली शिक्षण योजना, पुनरावृत्ति सहयोग और अभिभावक से संवाद। ये एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल का बात कर रहा है, रिमेडियल सपोर्ट, पेरेंट्स स्कूल कोऑर्डिनेशन, ये जो है ये सारा इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। और हम हमारे जो एनईपी 2020 है उसमें हमसे यही बोला गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। ऑप्शन सी में देखते हैं बच्चे को कक्षा स्वतः कम कर देना चाहिए। अगर बच्चे का जो कक्षा है उसको बंद कर देंगे तो जो उसका लर्निंग है उसका रिड्यूस हो जाएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो ग्रेड आगे का ग्रेड भी नहीं, ग्रेड में भी नहीं जा पाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है बच्चे को मूल्यांकन से बाहर कर देना चाहिए। बच्चे को मूल्यांकन से बाहर नहीं करना चाहिए बल्कि जो असेसमेंट है उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि जो है बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसके जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग वो दे पाए। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा
कि प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल लर्निंग प्लान, कैच अप सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, during group work, one learner with special needs is always given only decorative tasks, while others solve the main problem. What should the teacher do? एक ग्रुप वर्क चल रहा है, उसमें जो स्पेशल स्पेशल नीड्स वाले विद्यार्थी हैं उसको हमेशा केवल सजावट का काम दिया जाता है, और जो बाकी विद्यार्थी हैं उसको मुख्य समस्या को हल करने के लिए दिया जाता है। इसमें जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है अलाउ इट बिकॉज द लर्नर इज एट लीस्ट इंक्लूडेड। नहीं, बच्चे को सिर्फ इंक्लूड नहीं करना चाहिए फिजिकली, बल्कि बच्चे को मेंटली भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके। इसमें क्या होगा, इसमें बस फिजिकली इंक्लूड हो रहा है, बस फिजिकली इंक्लूड नहीं करना है, उसको मेंटली भी इंक्लूड करना है ताकि वो बाकी काम भी कर सके। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है असाइन मीनिंगफुल रोल्स टू एवरी लर्नर एंड रोटेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, इस ऑप्शन में हमसे बोला गया है कि हर लर्नर को एक मीनिंगफुल रोल देना चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रोटेट करना चाहिए, मतलब पहले किसी और को फिर उसको बदलते रहना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होगा, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन रहेगा, जिससे सभी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इसमें रियल इंक्लूजन होगा, इंक्लूजन होगा सभी बच्चे का। तो ये बेस्ट मेथड होगा। ऑप्शन सी में है रिमूव द लर्नर फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज। अगर हम किसी बच्चे को ग्रुप एक्टिविटी से रिमूव कर देंगे तो वो सेग्रेशन हो जाएगा। सेग्रेशन, यहाँ सेग्रेशन का बात किया है, और सेग्रेशन जो है वो इंक्लूजन का जस्ट ऑपोजिट है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है गिव द लर्नर ओनली इंडिविजुअल वर्कशीट। अगर हम किसी बच्चे को इंडिविजुअल वर्कशीट देंगे तो वहां कोलेबरेटिव जो लर्निंग है उसको इंकरेजमेंट नहीं होगा, उसको डिस्करेज होगा, डिस्करेज ऑफ कोलेबोरेटिव लर्निंग। और हमें जो है बच्चे को कोलेबोरेटिव लर्निंग की तरफ ले जाना है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी असाइन मीनिंगफुल रोल्स टू एवरी लर्नर एंड रोटेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको है कि हर विद्यार्थी को सार्थक भूमिका देना और भूमिकाओं को बदलते रहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है अ टीचर सेज दिस वीक चिल्ड्रन कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी, विच अप्रोच शुड रिप्लेस दिस स्टेटमेंट। एक जो शिक्षक है वो ये बोलता है कि ये कमजोर बच्चे यह गतिविधि नहीं कर सकते हैं, इसके स्थान पर क्या बोलना चाहिए? ऑप्शन ए में है एबिलिटी बेस्ड परमानेंट ग्रुपिंग। अगर हम किसी बच्चे का परमानेंट ग्रुपिंग कर देंगे तो वो उसमें लेबल हो जाएगा, लेबलिंग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमें किसी बच्चे पर लेबलिंग नहीं करना है, हम किसी बच्चे को जो है वो परमानेंट ग्रुप नहीं बना सकते, हम फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग बनाएंगे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है स्ट्रेंथ बेस्ड एंड सपोर्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यस, जो टीचर है उसको लर्नर की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ये अच्छा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन सी देखते हैं पब्लिक कंपैरिजन विथ हाई अचीवर्स। हमें बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर अगर हम करेंगे उससे बच्चे का जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है, मोटिवेशन डाउन होता है। तो हमें बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है रिमूविंग सच चिल्ड्रन फ्रॉम एक्टिविटी। हम किसी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, हमें बच्चे को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। और इसको इस ऑप्शन में बोल रहा है कि उसको एक्सक्लूड करने का बात हो गया, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी स्ट्रेंथ बेस्ड एंड सपोर्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का यूज करना है, शक्तियों पर आधारित और सहयोगात्मक भाषा का प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है अ लर्नर बिकम्स रेस्टलेस आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ सिटिंग
and learns better after short movement break. What is the best classroom strategy? एक विद्यार्थी है जो 20 मिनट बैठने के बाद वो बेचैन हो जाता है, मतलब वो रेस्टलेस फील करता है, और छोटे छोटे गतिविधियों के विराम के बाद वो अच्छा सीखता है। मतलब अगर हम थोड़ा देर ब्रेक देते हैं तो वो अच्छा सीखता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्लासरूम स्ट्रेटेजी क्या होगा? ऑप्शन ए में है पनिश द चिल्ड्रन फॉर मूविंग। जो पनिशमेंट है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी नहीं है। हम पनिश नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पनिशमेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी में है प्रोवाइड प्लान मूवमेंट ब्रेक एंड स्ट्रक्चर टास्क। यस, जो हम उसको एक प्लान मूवमेंट ब्रेक देंगे, शॉर्ट ब्रेक, जिससे जो चिल्ड्रन का अटेंशन है, अटेंशन इंप्रूव करने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चे में जो अटेंशन है वो इंप्रूव होगा और जो लर्निंग है वो बेटर हो जाएगा, फॉर बेटर लर्निंग। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या उसका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऑप्शन सी हम देखते हैं, मेक द चाइल्ड सिट एट द बैक परमानेंटली। हम किसी बच्चे को बैक बेंच में परमानेंट बैठने के लिए नहीं बोल सकते हैं। इससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉब्लम इंक्रीज होगा, क्योंकि बच्चे इससे सीखेगा नहीं कुछ, और वो मतलब सीख ही नहीं पाएगा अच्छा से। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन क्लास। हम कोई भी बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, अगर रोकेंगे, स्टॉप कर देंगे, तो वो इंक्लूजन के अगेंस्ट हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोवाइड प्लान मूवमेंट ब्रेक्स एंड स्ट्रक्चर टास्क। हमें नियोजित गतिविधि विराम और संरचित कार्य देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, अ चाइल्ड गिव्स करेक्ट ओरल आंसर बट परफॉर्म्स पुअरली इन रिटन टेस्ट ड्यू टू स्लो राइटिंग स्पीड, व्हाट शुड द टीचर एसेस? एक बच्चा जो है वो मौखिक रूप से सही उत्तर देता है, लेकिन वो धीमी लिखने की गति के कारण लिखित परीक्षा में कमजोर प्रदर्शन करता है। तो शिक्षण को क्या मूल्यांकित करना चाहिए? ऑप्शन ए में है ओनली हैंड राइटिंग स्पीड। अगर हम केवल हैंड राइटिंग स्पीड में उसका ध्यान देंगे तो जो है उसका बाकी जो असेसमेंट है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरिएट रिस्पॉन्स। यस, जो बच्चा है वो अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहा है और ओरल में सही आंसर दे रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर वो सही में समझ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में है ओनली रिटन एक्यूरेसी। अगर हम बच्चे को केवल जो रिटन है उस पर ध्यान देंगे तो उसका जो बाकी जैसे ओरल है वो सब कमजोर पड़ जाएगा। ऑप्शन डी में है द चाइल्ड डिसिप्लिन। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है चाइल्ड डिसिप्लिन। ये कोई राइटिंग जो डिसिप्लिन है, स्लो राइटिंग, ये कोई इश्यू नहीं है, वो बस स्लो है, बात जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विभिन्न उत्तर गतिविधियों से वास्तविक समझ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, a child is being bullied because of a visible disability, what should be the school's immediate priority? एक जो बच्चा है उसको दिखाई ना देने वाली दिव्यांगता के कारण उसको बुली किया जाता है, मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो विद्यालय की जो तत्काल प्राथमिकता है वो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है शिफ्ट द चिल्ड्रेन टू अनदर सेक्शन क्वाइटली। अगर हम विक्टिम को ही शिफ्ट करेंगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है आस्क द चाइल्ड टू इग्नोर द बुलिंग। अगर हम बच्चे को हम ये बोलेंगे कि आप जो बुली हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए, तो जो है उसमें जो सेफ्टी का रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन अगर बच्चा इग्नोर करेगा तो जो बच्चे बुली कर रहे हैं उनका
कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, वो दिन ब दिन और ज्यादा बुली करेंगे। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है क्रिएट ए सेफ रिपोर्टिंग सिस्टम, स्टॉप बुलिंग एंड सेंसिटाइज पियर्स। यस, हम ये कर सकते हैं कि जो एक सेफ रिपोर्टिंग सिस्टम बनाएंगे, बच्चे को सेफ्टी, रिपोर्टिंग और सेंसिटाइजिंग बुलिंग को एड्रेस करते हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे बच्चे को सेफ फील होगा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। अब एक और ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन डी, उसे भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में एडवाइज द चाइल्ड टू स्टे अवे फ्रॉम क्लासमेट। हम अगर बच्चे को ये बोलेंगे कि आप बच्चों क्लासमेट से दूर रहे, इससे जो है इसे वो सोशली आइसोलेटेड फील करेगा, सोशली आइसोलेटेड हो जाएगा। और हमें जो बच्चे हैं उसको आइसोलेटेड नहीं करना है, उसे सोशली इंक्लूड करना है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, कि हम जो सुरक्षित शिकायत व्यवस्था बनाएंगे और जो बुली है उसको रोकेंगे और जो सहपाठियों का है उसको संवेदनशील बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि a teacher notices that a child often fails to follow instructions, but the child responds well when instructions are shown through pictures. What should the teachers do? एक जो टीचर है वो ये नोटिस करता है कि जो बच्चे, कोई बच्चा अगर है तो वो मौखिक जो निर्देश देते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन अगर हम ओरल देते हैं तो उसको वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, लेकिन वही चीज अगर उसको पिक्चर्स दिखा के करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो उसको अच्छी तरह समझता है। तो इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है एज्यूम द चाइल्ड इज केयरलेस। हम किसी भी बच्चे को केयरलेस नहीं समझ सकते हैं। ये जो है ये एक डिफिकल्टी होगा। हम बच्चे को हम केयरलेस समझेंगे तो ये उसके साथ फेयर नहीं होगा। हमें बच्चे पर कोई चीज अनफेयर नहीं करना है, बच्चे को हर चीज इंक्लूड करना है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके चलना है। तो हम जिसमें हम जो है टीचिंग चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, उसमें हम बच्चे को केयरलेस नहीं फील करेंगे, उससे हम एक एसेट की तरह मानेंगे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है रिपीट वर्बल इंस्ट्रक्शन लाउडर। अगर हम बच्चे को लाउड बोलेंगे तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो है ओरल समझ ही नहीं आता है, उसे उसे जो है विजुअल ज्यादा समझ आता है, विजुअल बेटर समझ आता है, इसमें ओरल में उसको प्रॉब्लम होता है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है गिव फीवर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अगर हम किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटीज कम कर देंगे तो उसका लर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, लर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है यूज विजुअल शेड्यूल्स एंड स्टेप बाय स्टेप क्यूज। यस, हम जो बच्चे हैं उसको विजुअल शेड्यूल देंगे, स्टेप बाय स्टेप क्यूज देंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो विजुअल को ज्यादा समझता है, उसका जो है विजुअल कंप्रहेंशन अच्छा है, तो बच्चा जो है विजुअल को अच्छे से समझ पाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, दृश्य समय सारणी और चरणबद्ध संकेतों का प्रयोग करना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये पूछा गया है कि अ स्टूडेंट विथ epilepsy wants to participate in classroom and sports activity. What is the most appropriate school response? एक जो है मिर्गी वाला विद्यार्थी है कक्षा में और खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहता है, विद्यालय की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में है प्रिपेयर सेफ्टी प्लान्स, इन्फॉर्म कंसर्न्ड स्टाफ एंड अलाउ पार्टिसिपेशन विद प्रिकॉशंस। इसमें बोला गया है कि सेफ्टी के साथ प्लानिंग करना है और जो है बच्चे को इंक्लूड करना है, बच्चे को भी पार्टिसिपेट करने देना है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन बी में देखते हैं एक्सक्लूड द चाइल्ड फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी। हम जो बच्चे को एक्सक्लूड कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। हमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन रखना है, बच्चे को इंक्लूड करना है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है आस्क पेरेंट्स टू कीप द चाइल्ड एट होम।
अगर बच्चे को हम ये बोलेंगे कि आप जो अपने बच्चे हैं उसको होम पे रखिए, तो ये एक्सक्लूजन हो गया, उसको आइसोलेट होगा, वो उससे जो है ये तो इंक्लूजन की जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बोलता है कि सभी बच्चों को साथ में लेकर एजुकेशन देना। ऑप्शन डी में अलाउ पार्टिसिपेशन ओनली इन थ्योरी क्लासेस। अगर सिर्फ जो बच्चों को थ्योरी तक लिमिट करेंगे तो जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव नहीं होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि हमें क्या करना चाहिए कि सुरक्षा योजना प्लान बनाना, संबंधित कर्मचारियों को जानकारी देना और सावधानी के साथ सहभागिता की अनुमति देना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, अ चाइल्ड फ्रॉम ए माइग्रेंट फैमिली जॉइंस स्कूल मिड सेशन। एक जो चिल्ड्रेन है वो माइग्रेट है, किसी दूसरे जगह से आया हुआ है और मिड सेशन में स्कूल को ज्वाइन करता है, एंड हैज गैप्स इन लर्निंग, और इस कारण उसके जो शिक्षा में जो है उसमें गैप आता है। व्हाट शुड द टीचर डू? उसके लिए टीचर क्या कर सकता है? ऑप्शन ए में है इग्नोर द चाइल्ड अंटिल द नेक्स्ट सेशन। इससे क्या होगा, उसमें लर्निंग डिले हो जाएगा। अगर हम बच्चे को इग्नोर करेंगे तो उसका लर्निंग डिले होगा, लर्निंग डिले हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम किसी बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उससे जो है उसका जो लर्निंग डिले है, लर्निंग गैप है, वो और बढ़ता जाएगा, जिससे लर्निंग गैप हो जाएगा, लर्निंग डिले होगा जिससे लर्निंग गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ता इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी में है पुट द चाइल्ड इन अ लोअर क्लास विदाउट असेसमेंट। हम किसी बच्चे को असेसमेंट के बिना लोअर क्लास में नहीं भेज सकते, ये तो गलत है, क्योंकि हम उसका असेसमेंट ही नहीं करेंगे और हम उसके लोअर क्लास में कैसे भेज सकते हैं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है यूज ब्रीज सपोर्ट पीयर असिस्टेंस एंड बेसलाइन असेसमेंट। यस, जो हम बच्चा है उसको हम ब्रीज सपोर्ट देंगे, मतलब कोई जहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा है उस पे लर्निंग जो है और ज्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा। पीयर असिस्टेंट मतलब अगर उसके जो पीयर ग्रुप है वो उनको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या मतलब जो भी वो नहीं जान रहा है उसको समझाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो उसका लर्निंग गैप है, लर्निंग गैप वो कवर हो जाएगा, लर्निंग गैप का जो लर्निंग गैप है वो कवर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन डी में ट्रीट द चाइल्ड एज फेल्ड फॉर द ईयर। हम किसी बच्चे को अगर वो मिड में ज्वाइन किया है तो उसको हम मतलब फेल नहीं समझ सकते, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ लर्नर बिकम्स anxious during oral presentation but participates well in small groups. What is the best inclusive approach? एक जो विद्यार्थी है वो मौखिक प्रस्तुति के समय चिंतित हो जाता है, लेकिन छोटे समूह में अच्छी सहभागिता करता है। सबसे अच्छा समावेशी तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए में है गिव लो मार्क्स फॉर नर्वसनेस। अगर किसी को एंजाइटी है तो उसके लिए हम एंजाइटी के लिए पनिश नहीं कर सकते हैं, वो तो स्मॉल ग्रुप में अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम इसके लिए पनिश उसको नहीं कर सकते हैं। ये कोई इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, ये इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है फोर्स द लर्नर टू प्रेजेंट बिफोर द होल क्लास इमीडिएटली। हम अगर बच्चे को सडन सडन प्रेशर देंगे तो उससे जो एंजाइटी है और इंक्रीज हो जाएगा, एंजाइटी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो है बच्चे का पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है एक्सटेम्प द लर्नर फ्रॉम ऑल स्पीकिंग टास्क फॉरएवर। हम किसी बच्चे को परमानेंट परमानेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, परमानेंट एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इससे जो उसका डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा, जो उसका स्किल डेवलपमेंट है
वो रुक जाएगा, तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है ग्रेजुअली बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू स्मॉल ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड चॉइस बेस्ड पार्टिसिपेशन। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उसको मतलब धीरे धीरे क्या करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप में उसका प्रेजेंटेशन रखेंगे और उसको चॉइस बेस्ड पार्टिसिपेशन देंगे, जिससे क्या होगा, वो सेफ्टी फील करेगा, सेफ्टी फील करेगा। उससे इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बच्चा धीरे धीरे अपना पार्टिसिपेशन अच्छा करने लगेगा। तो ये ऑप्शन सही है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। छोटे समूह और विकल्प आधारित सहभागिता से धीरे धीरे आत्मविश्वास विकसित करना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। A teacher suspect a child may have a developmental delay. What should the teacher avoid? एक शिक्षक को ये डाउट है कि जो एक बच्चा है उसका जो डेवलपमेंटल डिले है, उसको ऐसा डाउट है, तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए में है गिविंग ए मेडिकल डायग्नोसिस इंडिपेंडेंटली। अगर मतलब इसमें बोल रहा है कि जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो इंडिपेंडेंटली टीचर को देना चाहिए। टीचर जो है वो डायग्नोसिस नहीं करता है। टीचर टीचर बच्चे को सपोर्ट करने के लिए होता है, ना कि डायग्नोसिस करने के लिए। तो ये ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन बी में है रिकॉर्डिंग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन बी में ये बोल रहा है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये यूजफुल है, यूजफुल एविडेंस हो सकता है, तो ये कर सकता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमको इसमें पूछा है कि क्या चीज अवॉइड करना है। ऑप्शन सी में है रेफरिंग द चाइल्ड फॉर प्रोफेशनल असेसमेंट। यस, जो बच्चा है उसको प्रोफेशनल असेसमेंट के लिए रेफर करना, तो ये एक अप्रोप्रिएट स्टेप है, अप्रोप्रिएट स्टेप है, तो ये टीचर को करना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में डिस्कसिंग कंसर्न रिस्पेक्टफुली विद पेरेंट्स। यस, सबसे पहले जो है पेरेंट्स का कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए जो है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो टीचर है वो कोई मेडिकल डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है, वो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए होता है, सहायता देने के लिए होता है कि वो क्या चीज कर रहा है। मेडिकल सपोर्ट के लिए जो है वो मेडिकल पे जा सकते हैं, जहाँ डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था कि क्या चीज अवॉइड करना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है अ क्लासरूम हैज चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। व्हाट इज द मोस्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिस? एक जो क्लासरूम है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के स्टूडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट है, तो उसमें सबसे इंक्लूसिव प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? ये जो चार ऑप्शन है इसमें से सबसे बेस्ट क्या होगा, यही चीज पूछा है। ऑप्शन ए में है अवॉइड ऑल कल्चरल रेफरेंस। हम किसी भी कल्चरल रेफरेंस जो है उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उसको हमको लेके चलना है। जो डाइवर्सिटी है उसको इनविजिबल नहीं करना है, डाइवर्सिटी है उसको एसेट के तरह समझना है, एसेट के तरह लेके चलना है। तो ये ऑप्शन इसमें बोल रहा है अवॉइड करने, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है प्रमोट ओनली द मेजोरिटी कल्चर। अगर सिर्फ मेजोरिटी कल्चर को प्रमोट करेंगे तो इसमें बायसनेस हो जाएगा, बायस्ड बायस्ड अप्रोच हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूड एग्जांपल्स फ्रॉम मल्टीपल कल्चर्स। यस, इसमें ये बोला है कि हमें जो मल्टीपल कल्चर है उसको इंक्लूड करना है, इसमें इंक्लूजन का बात हुआ है। और हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में ये ये चीज हम जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हर कोई को इंक्लूड करना है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। एक और ऑप्शन है उसे देख लेते हैं, ऑप्शन डी आस्क चिल्ड्रन टू कीप कल्चर आइडेंटिटी आउटसाइड स्कूल। हम किसी बच्चे को सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि आप इसको मतलब स्कूल से बाहर रख सकते हैं। इसमें ये जो है ये इंक्लूजन के अगेंस्ट हो जाएगा, इंक्लूजन के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, कि विविधता को सम्मान करना और कई संस्कृतियों से उदाहरण शामिल करना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
Question number 15. In a co-teaching classroom, the general teacher teaches while the special educator only observes silently every day. What would improve inclusion? एक सह शिक्षण कक्षा में सामान्य शिक्षक पढ़ाता है और जो विशेष शिक्षक प्रतिदिन केवल चुपचाप देखता है। समावेशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए में है प्लान जॉइंटली एंड यूज शेयर्ड टीचिंग रोल्स लाइक स्टेशन टीचिंग और टीम टीचिंग। इसमें बोल रहा है कि जो एजुकेशन है, जो क्लासरूम का टीचिंग एनवायरनमेंट है, उसको मिल के प्लान करना चाहिए और जो है शेयर टीचिंग रोल लाइक स्टेशन टीचिंग और टीम टीचिंग को अपनाना चाहिए। ये टीम टीचिंग क्या होता है कि बच्चे जो है अपना मतलब जो टीचर है वो अपना अपना रोल शेयर करते हैं और स्टूडेंट को अपना जो क्लासरूम है वहां पे पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी में है कीप द सेम पैटर्न बिकॉज वन टीचर इज इनफ। अगर हम किसी भी एक पैटर्न को सेम रखेंगे तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, एक रिजिडिटी आएगा यहाँ पे जिसमें जो कोर टीचिंग है, कोर टीचिंग यूज नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में आस्क द स्पेशल एजुकेटर टू वर्क आउटसाइड द क्लासरूम ओनली। अगर हम जो स्पेशल एजुकेटर है उसको क्लासरूम के बाहर तक लिमिट नहीं कर सकते, वो जो है इंक्लूजन को रिड्यूस करेगा, इंक्लूजन इससे रिड्यूस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है सेंड ऑल CWSN ओनली द स्पेशल एजुकेटर। हम CWSN को अलग नहीं सेपरेट नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा और जो इंक्लूजन है वो सेग्रीगेशन के मतलब सेग्रीगेशन इंक्लूजन के ऑपोजिट है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि संयुक्त योजना बनाना और स्टेशन टीचिंग या टीम टीचिंग जैसी साझा भूमिकाएं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है अ टेक्स्ट बुक कंटेन्स मेनी पिक्चर्स बट नो डिस्क्रिप्शन। A learner who depends on audio material struggles to understand the content. What is the best solution? एक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कई चित्र हैं लेकिन उनका वर्णन नहीं है। ऑडियो सामग्री पर निर्भर विद्यार्थी सामग्री समझने में कठिनाई महसूस करता है। सबसे अच्छा समाधान क्या है? इसमें जो है मतलब पिक्चर्स तो दिया हुआ है अच्छे से लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे ऑडियो पे डिपेंड है वो स्ट्रगल करता है समझने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये ऑप्शन जो 4 है उसमें से ऑप्शन ए है आस्क द लर्नर टू स्किप पिक्चर बेस्ड कंटेंट। हम किसी बच्चे को कंटेंट को स्किप करने के लिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो स्किप करना है वो इक्वल एक्सेस नहीं देता है, ये इक्वल एक्सेस नहीं देगा, इक्वल एक्सेस नहीं देगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है रिमूव ऑल पिक्चर्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अगर हम बच्चे को ये मतलब अगर हम ये करेंगे कि टेक्स्ट बुक से सारा पिक्चर रिमूव कर देंगे तो जो विजुअल है जिसको जिसको पिक्चर से समझ आता है उसके स्ट्रगल होगा। अगर हम किसी एक ग्रुप को ये फायदा देंगे कि हाँ अगर सारा पिक्चर रिमूव कर देंगे तो जो जो विजुअल से समझता है उसके लिए तो स्ट्रगल होगा, तो उसको बेनिफिट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है टेल अनदर स्टूडेंट टू एक्सप्लेन ओनली ड्यूरिंग एग्जाम। सिर्फ एग्जाम टाइम में हेल्प लेना ये सफिशिएंट नहीं है, बच्चे को समझना भी जरूरी है, इससे उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है प्रोवाइड इमेज डिस्क्रिप्शंस ऑडियो एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेसिबल मटेरियल। यस, जो बच्चे को हम एक्सेसिबल डिस्क्रिप्शन देंगे जिससे कि बच्चा समझ सकता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है अ चाइल्ड फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब्स द क्लास ड्यूरिंग डिफिकल्ट टास्क बट वर्क्स कामली ड्यूरिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी, व्हाट शुड द टीचर डू?
एक जो बच्चा है वो कठिन कार्यों के दौरान कक्षा में व्यवधान करता है, मतलब अगर डिफिकल्ट टास्क होता है तो वो डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होता है तो वो शांत रहता है और अपना काम करता है। तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सेंड द चाइल्ड आउट व्हेन एवर डिस्टर्बेंस बिगिंस। अगर हम बच्चे को बाहर भेज देंगे तो उसका लर्निंग नहीं हो पाएगा, वो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में स्टॉप गिविंग डिफिकल्ट टास्क कंप्लीटली। अगर हम डिफिकल्ट जो टास्क है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो जो बच्चे का चैलेंजिंग है वो चैलेंज को लर्न नहीं कर पाएगा, चैलेंजेस जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है एनालाइज ट्रिगर्स एंड प्रोवाइड हैंड्स ऑन स्ट्रक्चरल लर्निंग सपोर्ट। सबसे पहले वो जो ट्रिगर है उसको समझना है, उसको समझेंगे और जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट देना, जिससे क्या होगा, इफेक्टिव इफेक्टिव इंटरवेंशन हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरवेंशन होगा, सपोर्ट होगा। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, एज्यूम द चाइल्ड इज इंटेंशनली मिसबिहेविंग। हम किसी भी चिल्ड्रन के बिहेवियर को, उसका रीजन को बिना जाने उसको हम मिसबिहेव नहीं बोल सकते हैं, ये तो गलत है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, कि बच्चे का जो कारण है उसको हम सबसे पहले समझेंगे क्या कारण है, उसके हिसाब से उसको हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी देंगे, स्ट्रक्चरल लर्निंग सपोर्ट देंगे, जिससे जो है बच्चे का मन लगा रहे, शांत, मतलब अच्छे से वो समझ भी पाए और उस चीज को पर ध्यान भी दे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ लर्नर विथ albinism experiences difficulty reading from the board due to glare and light sensitivity. What is the best classroom adjustment? एक अल्बिनिज्म वाला बच्चा है जो चमक और प्रकाश संवेदनशीलता के कारण बोर्ड पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसके लिए सबसे उचित कक्षा समायोजन क्या होगा? ऑप्शन ए में है प्रोवाइड सुटेबल सीटिंग, रिड्यूस ग्लेयर एंड हाई कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। यस, जो लाइटिंग है और कॉन्ट्रास्ट है उसको एडजस्टमेंट करना है, लाइटिंग एडजस्ट करने का बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन बी है आस्क द लर्नर टू कॉपी फ्रॉम क्लासमेट ओनली। हम किसी बच्चे को कॉपी करने के लिए नहीं बोल सकते, इससे वो समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंडिंग डिक्रीज होगा, अंडरस्टैंडिंग डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में मूव द लर्नर टू अ सेपरेट रूम। किसी भी बच्चे को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेशन, ये जो है अगेंस्ट इंक्लूजन है, अगेंस्ट इंक्लूजन, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हम बच्चे को इंक्लूड करना है, उसको हमें सेपरेट नहीं करना है। ऑप्शन डी में अवॉइड यूजिंग रिटन मटेरियल कंप्लीटली। अगर हम जो रिटन मटेरियल को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे तो ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि हमें उसके जो बैठने की व्यवस्था है कम चमक और उच्च कॉन्ट्रास्ट सामग्री का उपयोग करेंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ स्कूल सेज वी एडमिट चिल्ड्रन विथ disabilities only if they can adjust to our existing system, which principle is being violated? एक विद्यालय ये बोलता है कि हम दिव्यांग बच्चों को तभी प्रवेश देंगे जब वे हमारी वर्तमान व्यवस्था में समायोजित हो सके, कौन सा सिद्धांत उल्लंघित हो रहा है? हमें बच्चे को ये नहीं बोलना है कि आप एडजस्ट करो हमारे सिस्टम से, हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बताया गया है कि हमें बच्चे को एडजस्ट करने नहीं बोलना है, हमें अपना जो सिस्टम है, सिस्टम को एडजस्ट करना है, चिल्ड्रन को एडजस्ट करने नहीं बोलना है। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट्स। अगर बच्चे में
कंपटीशन का नहीं है, इशू यहाँ पे हमारा कंपटीशन का नहीं है, सिस्टम एडजस्टमेंट का है। तो कंपटीशन अचीवमेंट्स को हम नहीं करेंगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में है एनुअल असेसमेंट, ये असेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी में है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का इंक्लूजन एडमिशन से डायरेक्ट रिलेशन कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है लर्नर सेंटर्ड इंक्लूजन, यस, जो सिस्टम है उसको लर्नर सेंटर्ड मतलब लर्नर के अकॉर्डिंग बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, कि हमारे जो लर्नर सेंटर इंक्लूजन है उसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में है, A child with limited hands movement understands science concept but cannot complete diagram neatly. What should the teacher do? एक जो सीमित हाथ गति वाला बच्चा विज्ञान अवधारणाएं समझता है लेकिन चित्र साफ नहीं बना पाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है गिव 0 मार्क्स फॉर अनटाइडी डायग्राम। जो मार्क्स है वो नीटनेस पे बेस नहीं होता है, वो उसके कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमें बच्चे को उसका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मार्क्स देना है, ना कि उसका जो डायग्राम है वो कितना नीट है। ऑप्शन बी में है अलाउ अल्टरनेटिव वेज टू शो अंडरस्टैंडिंग सच एज ओरल एक्सप्लेनेशन और लेबल्ड मॉडल। यस, जो बच्चा है उसको हमें ऑल्टरनेटिव वेज देना है ताकि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वो दिखा पाए, एक अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स मॉडल जिससे जिससे रियल लर्निंग एक्सेस हो, जिससे रियल लर्निंग एक्सेस हो। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन सी में है आस्क द चाइल्ड टू रिपीट द सेम डायग्राम अंटिल परफेक्ट। रिपीटेशन जो है ये मोटर इमिटेशन का सॉल्यूशन नहीं है, रिपीटेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी में है रिमूव साइंस प्रैक्टिकल वर्क फॉर द चिल्ड्रेन। अगर प्रैक्टिकल वर्क को ही हम रिमूव करेंगे तो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएगा, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि हमें उसे जो है अल्टरनेटिव वेज देना है जिससे कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वो दिखा पाए, जैसे कि मुंह से बता के या फिर लेबल करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, ताकि मैं अगले वीडियो में उस जो आपका सजेशन होगा उसको अप्लाई कर पाऊं, जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर कर पाऊं, ताकि आपका दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एग्जाम में आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो यहाँ तक ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।